everyone, this is Chitra Singh and you are on the स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे रादर कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ऐसे लिखने के लिए बोला क्यों जाता है। अब आप सब मेरे को ये बोलोगे कि मैम इसलिए बोला जाता है टू टेस्ट आवर नॉलेज, राइट, कि हमें कितना ज्ञान है, हमें कितना चीजों के बारे में पता है, वही जानने के लिए हमसे ऐसे लिखवाया जाता है। तो मैं इसके काउंटर में आपको ये बोलूंगी कि वो तो कोई और तरीके से भी टेस्ट किया जा सकता था। वो तो आपसे 120 MCQs देके भी टेस्ट किया जा सकता था। वो तो आपको कोई थ्योरेटिकल आंसर सब्जेक्टिव पेपर से भी आपका टेस्ट किया जाता है। बट देन कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें हमसे ऐसे क्यों लिखवाया जाता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ जो मुझे लगता है और शायद जानने के बाद आप भी अग्री करेंगे, विच आर टू नो योर थॉट प्रोसेस, कि आपका चीजों को लेके। अब एसेज आपको कभी भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट वाले नहीं दिए जाते। जनरली जो बेसिक डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो उसी के ऊपर आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी चीजों को लेके ओपिनियंस कैसी है, कहीं आपकी जो सोच है वो कहीं बहुत ज्यादा रैडिकल तो नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच तो नहीं रखते हैं, है ना, एक्सट्रीमिज्म वाली फिलॉसफी तो आप फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। बिकॉज व्हाट इज ऐसे? ऐसे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो आप हैं, जो आपके थॉट्स है, वही आप ऐसे में लिखेंगे और उससे आपकी पर्सनैलिटी एग्जामिनर को पता पड़ती है और वो ये डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ ये इंसान ही और शी इज फिट टू ज्वाइन आवर सर्विस और नॉट। ठीक है, तो एक बैलेंस पर्सनैलिटी का होना हमारा ऐसे जो हम लिखते हैं वो डिसाइड कर देता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ऐसे क्यों लिखवाया जाता है। अब देखिए, एक एक से बात करके तो आपकी पर्सनैलिटी पता नहीं कर सकते। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए ऐसे लिखवाया जाता है, विच इज आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कि अब सपोज एक इंसान है who knows everything about this world, ठीक है, उसको 100% नॉलेज है चीजों के बारे में, बट देन एट द एंड ऑफ द डे he or she is not able to express even 10% of it, कि वो 10% भी जो उसके दिमाग के अंदर जितने विचार हैं, है ना, वो उसको बयान नहीं कर पा रहा है। उसके पास क्या नहीं है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वही एक इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड नॉलेज है, बट देन he or she knows how to present it। तो हम किस इंसान को प्रेफर करेंगे, फॉर्मल वाले को या लैटर वाले को? ऑफ कोर्स लैटर वाले इंसान को, क्योंकि उसके पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टूल, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता हो, देन इट इज ऑफ नो यूज, इट इज फ्यूटाइल टू अस। लेकिन यही आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो बट आपकी खुद की ओपिनियंस हो चीजों के बारे में, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा हो, आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी हो, तो ऑटोमेटिकली जो आप ऐसे लिखेंगे वो विद प्रैक्टिस बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में के ऊपर काम करना चाहिए, ओवरऑल अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे। लेकिन अब एक्चुअल क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये तो बात हो गई पर्सनैलिटी रिलेटेड, बट कैसे हमको अब उसको लिखना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वी शुड बिगिन विथ इट। सबसे पहले आप ऐसे की डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। एन ऐसे इज अ स्ट्रक्चर्ड कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द राइटर्स पर्सपेक्टिव। हमने क्या बात बोली थी कि सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं जाननी है, नॉलेज तो कोई भी गूगल करके आपको मिल जाएगी, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में वो जाना जाता है ऐसे के थ्रू ऑन अ गिवन कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। इट कंबाइंस एक ऐसा जो ऐसे होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको फैक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ आपको रीजंस मिलेंगे, सिर्फ आपको लॉजिक्स मिलेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स विच मेक्स इट अ ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं? फैक्ट्स, लॉजिक्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजों को मिला के हमारा एक आइडियल ऐसे बनता है टू एक्सप्लोर आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड क्यों बोला है?
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट पैरा में कुछ और ही बात कर रहे थे, सेकंड पैरा जो आपका ऐसे का था उसमें आप कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने लग गए। जब आपका ऐसे अगर 4 पैराग्राफ में सपोज डिवाइडेड है तो चारों पैराग्राफ के फ्लो में जो पढ़ रहा हो इंसान उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ इट इज कमिंग ऑल इन अ फ्लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब्रप्टली पहले कुछ और लिखा फिर दूसरा कुछ और लिखा। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, आपके जो थॉट्स है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जब आप एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक अच्छे ऐसे में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपका ऐसे कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। इट शुड बी दैट मच ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वही आज हम सीखने वाले हैं। एंड ऐसे रिफ्लेक्ट्स इन सब की हम बातें कर ही चुके हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि थॉट्स की आपकी क्लैरिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी आपको ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने को दे दिया जाए, अब आपने उसके ऊपर से रीजंस बता दिए, उसके ऊपर से सॉल्यूशंस बता दिए, तो क्या आपके पास डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में? नहीं है। एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली, क्या आप चीजों के बारे में जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है उसके बारे में क्या आप लॉजिकली सोच पाते हैं या फिर बस जो सुना कहीं से पढ़ लिया और लिख दिया। ठीक है, आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज इफेक्टिवली हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पावर ऑफ एक्सप्रेशन में देख ही लिया है। व्हाई यू आर आस्क्ड टू राइट एन एसे, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। इवैल्यूएट्स क्रिटिकल थिंकिंग, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं उसके अंदर। जजेस डेप्थ ऑफ नॉलेज, अगेन इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। रिवील्स योर पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। ठीक है, असेसेस बैलेंस एंड मैच्योरिटी, कि क्या आप जिस सर्विस के लिए एस्पायर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसके कंपैरेटिव आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है वो भी आपका ऐसे दिखाता है। ठीक है, तो की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन ऐसे। अब हम देखने वाले हैं कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग एन ऐसे, और जब भी आप प्रैक्टिस करें, नॉट जस्ट ऑन द डी डे बट जब भी आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद में रखें और इन्हीं पॉइंट्स की लाइन में आप प्रैक्टिस करें। तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स, लेट अस डिस्कस। चूज योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक एरिया। क्या करना है कि जनरली ऐसा होता है आपको एटलीस्ट 2 चॉइसेस तो मिलती हैं, कई एग्जाम में आपको 4 चॉइसेस भी मिलती हैं, कहीं 3 भी मिलती है। तो आप हमेशा उस के ऊपर उस टॉपिक को चुने जो आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है स्टिक विथ योर चोजन टॉपिक। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कर दिया, हमने सोचा उसके बारे में 2-3 मिनट हो गए, उसके बाद हमें रियलाइज होता है ओ माय गॉड आई डोंट हैव इनफ कंटेंट ऑन इट। तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जम कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ आपको एक चीज मिलती है एग्जाम के अंदर विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको क्या होने लग जाएगी, एंजाइटी। ठीक है, तो ये चीजों को एलिमिनेट करने के लिए कि ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप टॉपिक चूज करें तभी आप बहुत ज्यादा वाइसली सोच समझ के चुने, और जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है देन यू आर नॉट मूविंग बैक, फिर उसके बाद आप बैक ऑफ नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज राइट द टाइटल हेडिंग। अब ये इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं देगा एग्जामिनर के ऊपर अगर आपने डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर दिया। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड यू आर ऑलवेज सपोज टू राइट द टाइटल और द हेडिंग ऑफ योर एसे। जो भी आपको टॉपिक है जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी हेडिंग जरूर लिखें। रिस्पेक्ट द वर्ड लिमिट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 400 आपकी वर्ड लिमिट थी और आपने कितना लिख दिया, सिर्फ आपने 250 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में लिख के छोड़ दिया, या फिर आपकी वर्ड लिमिट थी सिर्फ 200 से 250 वर्ड्स और आपने कितने वर्ड्स का ऐसे लिख दिया 400 वर्ड्स। तो वो अपने आप देखते ही पता पड़ जाता है, राइट। तो इसलिए आप जितना आपको वर्ड लिमिट दिया जाए उसका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 100 वर्ड्स का 150 वर्ड्स का इतना ज्यादा डिफरेंस या गैप नहीं आना चाहिए। ओके, अंडरलाइन हाईलाइट डेटा एंड फिगर्स, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं, जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, राइट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको एग्जामिनर सब कुछ नहीं पढ़ रहा है, इफ ही और शी इज इन अ हरी, तो एटलीस्ट उसकी नजर सबसे पहले
इतने बड़े पैसेज में से जो इम्पोर्टेंट, जो जैसे कोई डेटा हो गया, कोई फिगर हो गया, कोई रिपोर्ट आपने कोट करी है, उन पे जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर दो, उस चीज को अलग से हाईलाइट कर दो, बोल्ड में थोड़ा मेंशन कर दो, मतलब किसी भी तरीके से जब भी कोई भी आपका ऐसे पढ़े तो जो आप चाहते हो ना कि हाँ ये चीज पे तो एग्जामिनर की नजर जानी ही चाहिए, उसको आप जरूर से अंडरलाइन करें, उसको आप जरूर से हाईलाइट करें, ठीक है। एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू हैव गिवन योर टाइम अपॉन द प्रेजेंटेशन एज वेल, कि आपने सिर्फ लिखा नहीं है, आपने प्रेजेंट कैसे करना है ऐसे उसके बारे में भी आपने सोचा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेंड अ फ्यू मिनट्स प्लानिंग और आउटलाइनिंग। अब जनरली क्या होता है, मुझे ऐसे मिला, मैंने सोचा मुझे इस पे लिखना है, मैंने लिखना शुरू कर दिया। इज दिस राइट अप्रोच? नहीं। क्या है राइट अप्रोच? वो ये है कि जब भी आप डिसाइड कर लें कि हाँ मैं इस पे ऐसे लिखने वाला हूँ, तो जो आपके पास पेपर में जो पीछे रफ शीट होती है उसके अंदर आप पहले एक आउटलाइन बनाएं, एक प्लान बनाएं कि हाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा ऐसे इट विल लुक लाइक दिस, कि मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, मेरे कंटेंट में ये कुछ की पॉइंट्स हैं ये मैं डालना चाहता हूँ, और लास्ट में दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड। तो जब आपको ये स्ट्रक्चर आप पहले ही बना लेंगे लिखने से पहले, तो कभी भी लिखते वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप अटकोगे नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द स्ट्रक्चर इन योर माइंड, ठीक है। उसके बाद यूज ट्रांजिशंस एंड स्ट्रक्चर्ड फ्लो, इसके बारे में भी हम बात कर ही चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड पैराग्राफ में आप कोई डिफरेंट ऑल टुगेदर कोई और ही पॉइंट की बात कर रहे थे और नेक्स्ट पैरा में या फिर सेम ही पैरा के अंदर आपने कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर कोई दूसरा ही पॉइंट लेके आ गए, तो अगेन वो बहुत ज्यादा क्या लगता है, फिर ये अब्रप्ट लगता है, ठीक है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए आप हमेशा जो भी जब पैरा चेंज करें तो इट शुड बी वेरी मच स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड अ रेलिवेंट कोट। सबसे इजी तरीका जिससे आप अपने ऐसे को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज टू राइट अ गुड रेलिवेंट कोट। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम आगे जानेंगे, ठीक है। लीव टाइम टू प्रूफ रीड। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है कि आपको क्या हमेशा कुछ 1 या 2 मिनट छोड़े जहाँ पे आप अपने ऐसे को वापस से रीड कर पाए, सो दैट इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई आप लाइन मिड में ही छोड़ दिया और नेक्स्ट पॉइंट आपने जल्दबाजी में स्टार्ट कर दिया, तो वो देखने का आपको समय मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल ऑलवेज लीव टाइम टू प्रूफ रीड, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि बेसिक आपका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए ऑफ एन ऐसे। ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको स्पर्धा प्रकाशन, ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है आरएफओ को लेके वो चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये, क्योंकि उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है, इम्पॉर्टेंट मार्क्स जो रखता है ऐसे, उसी के रिगार्डिंग आपको हम बता रहे हैं। बट दिस फॉर्मेट और दिस अप्रोच विल हेल्प यू एनीवेयर, चाहे आप यूपीएससी के अंदर भी जाएंगे ऐसे लिखने, तो ये फॉर्मेट भी आपको हेल्प करेगा या किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या, एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर ऊपर से बात करी जाए तो क्या होना चाहिए कैसे का, आप उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ आपका, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5, अगर 400 वर्ड्स की लिमिट है तो 5 भी हो सकते हैं, दिस इज इनफ, ठीक है। 3, 4, 5 आपके बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, मेन आपका कंटेंट इधर जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। इसके बारे में अब हम एक एक करके डीप के अंदर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टार्ट विद एन एंगेजिंग सेंटेंस, कोट, फैक्ट, एनेक्डोट। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका ये ऐसे रहने वाला है, और आपने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर लिया कि हाँ ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, इसको मेरे को ऐसे ऐसे करके इंक्लूड करना है। जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो आई विल ऑलवेज एडवाइस यू टू स्टार्ट योर एसे विथ अ गुड कोट, है ना। आप सोसाइटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं जिसमें जो आपको कोट सिंपल बट इम्पैक्टफुल लगे वो आप नोट कर सकते हैं, ताकि से आपको एग्जाम के दिन जब ऐसी थीम्स, रिलेटेड थीम से जब अगर आपको ऐसे लिखने को बोला जाए तो आपको सोचना ना पड़े, आपको कोई कोट बनाना ना पड़े, तो आपके ऑलरेडी माइंड के अंदर फीड हो और आपको डायरेक्ट उसको उतार दें, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट यू विल ऑलवेज स्टार्ट तो विद अ कोट या फिर कोई फैक्ट, कोई एनेक्डोट। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर की नजर पहले सबसे पहले क्या होती है, स्टार्टिंग पे जाती है, और स्टार्टिंग में कोट दिख गया तो इससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल कुछ और हो नहीं सकता उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अब कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से लेके कोई भी टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके साइबर बुलिंग, कोई भी टॉपिक आपको दिया हो तो उसकी हर टॉपिक की कुछ ना कुछ डेफिनेशन होती है, कुछ उसका मतलब होता है, वो आप शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसको एक्सप्लेन तो करिए कि सब समझते क्या है या उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गिव डेफिनेशन ऑफ द कीवर्ड ऑफ द टॉपिक इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी डेफिनेशन मुझे लिखनी चाहिए तो आप उसको जरूर मेंशन करें। उसके बाद कंटेक्स्ट, ब्रीफली सेट द सीन एंड एक्सप्लेन व्हाई द टॉपिक मैटर्स, कि हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, उसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक आप टोन सेट कर सकते हैं जो भी आप आगे मेंशन करने वाले हैं उस चीज के लिए। रिकमेंडेड लेंथ 10% ऑफ टोटल वर्ड काउंट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ऐसे 400 वर्ड्स का है तो आपके इंट्रोडक्शन की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट दी 10% ऑफ द टोटल वर्ड काउंट विच इज 40 वर्ड्स, अगर 400 वर्ड्स का ऐसे है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन में 100 वर्ड्स लगा दिए, तो इट शुड बी जस्ट दी 10% ऑफ योर टोटल वर्ड काउंट। नेक्स्ट आपका अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज पे हम आ चुके हैं विच इज दी बॉडी पैराग्राफ्स। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अपना पुट इन मारना होता है, कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ में मैंने मेंशन कर रखा है कि 3 से 5 पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं। अब जनरली एक मैं आपको बेसिक आउटलाइन बता रही हूँ इसके अंदर कि क्या कैसे वो दिखने चाहिए पैराग्राफ और हाउ यू शुड प्रेजेंट इट, क्या आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो ही हम देखने वाले हैं। तो जो आपका बॉडी इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ठीक है, अब हमारा इंट्रोडक्शन डन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम किस पे आ जाते हैं, बॉडी पैराग्राफ पे, ठीक है, ओके। अब बॉडी पैराग्राफ में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो क्या होना चाहिए, रेफरेंस द प्रॉम्प्ट, स्टेट द रीजंस योर आर्ग्यूमेंट। यानी कि कोई भी आपको टॉपिक दिया है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ कॉजेस लिख सकते हैं। सपोज आपको टॉपिक दिया है पॉवर्टी से रिलेटेड, या फिर आपको दिया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या फिर जो डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया है आपके ऐसे को लिखने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स या फिर फॉरेस्ट फायर्स, है ना, फॉरेस्ट फायर्स। अगर ये सारे टॉपिक है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका बॉडी पैराग्राफ है, आप इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिख चुके हो, उसके बाद आपको उसकी वो चीज हो क्यों रही है, उसके कॉजेस क्या है, उसके रीजंस क्या है, वो सब आपको मेंशन करना है। ओके, आई होप आपको जितना अभी तक मैं बोल रही हूँ वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एंड दिस विल मेक योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, बॉडी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ आप क्या लिखेंगे, आप उस चीज की कॉजेज, आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं उस टॉपिक को लेके वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा, अब हम हमेशा बात करते हैं एक रिलेशनशिप की, कौन से वाले की, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट आपके बॉडी पैराग्राफ के अंदर अगर आपने कॉज की बात करी है, तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप किस चीज की बात करोगे, इफेक्ट्स की बात करोगे कि अच्छा ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, इन सब के आपने कॉजेज एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे इंडिकेट करोगे, इंडिकेट द इफेक्ट्स आप यहाँ पे लिखोगे। अब कंसिडर मल्टीपल डायमेंशन। बहुत बार ऐसा हो गया कि हमने लिखना शुरू करा, 1-2 पॉइंट्स के बाद हमारे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो जनरली ज्यादातर किसी भी टॉपिक को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और वो क्या है, ये SPETE क्या है, इट इज सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप हर एक सिंगल टॉपिक को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नॉलेज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, सपोज सोशल मीडिया आपका एक टॉपिक आया है, ठीक है,
तो आप बता सकते हो कि हाँ क्यों इसका क्रेज वगैरह बढ़ रहा है, वो सारे आपने कॉजेज एक्सप्लेन करे। उसके बाद उसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो वही लोनलीनेस ट्रिगर होना, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ना, ब्रेन रॉट होना, ये सारी चीजें आपने बता दी। उसके बाद बट क्या सोशल मीडिया के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, राइट? तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसके अंदर। मतलब कोई भी, इसलिए हमने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपके पास, डेप्थ कितनी है किसी भी टॉपिक को लेके, वो आपका ऐसे बताता है। तो जब आप एक ऐसे को अपने होलिस्टिक अप्रोच से एनालाइज करके लिखेंगे तो उससे ये शो होगा कि आप सिर्फ एक तरफा नहीं सोचते हैं, या आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, वो लिमिटेड नहीं है। तो जब आपने सबसे पहले क्या कर दिया, बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले आपने क्या करा, कॉज एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड, जब इस सेकेंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने किस चीज की बात करी, इफेक्ट्स की बात करी। अब इफेक्ट्स के अंदर जब आपने नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर दी, तो आपने क्या फिर उसके बाद क्या, एक्नॉलेज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। उससे रिलेटेड अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, कोई आपने नेगेटिव पॉइंट्स बोले, तो हर चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, वो भी आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ध्यान आ रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप जरूर से, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप जरूर से फैक्ट्स, जो भी आपके दिमाग के अंदर रिलेटेड डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई आप रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, कोई इंडेक्स कोट कर सकते हैं, कोई केस स्टडी कोट कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल, जो भी ऐसी चीज जो आपके पॉइंट को या आपके ओपिनियंस को बहुत ज्यादा रेलिवेंट बनाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। जब ये हो गया तो दिस इज व्हाट इट विल मेक अ सेकेंड बॉडी पैराग्राफ। थर्ड हो जाता है आपका, अब कोई भी चैलेंज है, अगर आप कोई भी चैलेंज की बात कर रहे हो, है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने इसको लेके कोई इनिशिएटिव ना लिया हो। गवर्नमेंट जो है अपनी पक्का कुछ ना कुछ स्कीम्स, कुछ ना कुछ योजना लेके आई होगी, ठीक है। तो उसी को आपको यहाँ पे डाल देना है कि ठीक है, आपने सबसे पहले कॉज लिख दिया, आपने उसके इफेक्ट्स लिख दिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है उन इफेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए, वो आप यहाँ पे स्कीम्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद आगे उसको एक्सपैंड करते हुए, अगर आपको ऐसे 400 वर्ड्स तक का लिखना है, तो आप ये और एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उसमें क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो भी डाल सकते हो कि पहले कंडीशन ऐसी थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेप्स वगैरह ये सारे स्टेप्स लिए, बट इस स्टेप्स के बाद भी ये आज की तारीख में हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे आप डेटा मेंशन कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट कोट रिपोर्ट जो है वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका फोर्थ पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट अब हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशंस या वे अहेड, कि आगे कैसे अप्रोच करना है, तो टच मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब कोई भी टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिर्फ एक सोल्यूशन हो, उसकी मल्टीपल सोल्यूशंस होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर मल्टीपल चीज़ें उसको कॉज करती हैं तो उसका जो सोल्यूशन होगा अगेन इट हैज़ टू बी वेरी मच डायनामिक। तो उसी को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। जब सोल्यूशंस की बात करेंगे तो हम कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम सिटीजन्स जो हम एज अ रोल है हमारा, एज अ ड्यूटी है, उसको भी टच करेंगे, और जो सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो रूट कॉज है, डायरेक्टली रूट कॉज, सिर्फ ऊपर से रीजंस नहीं बता देना है कि रूट कॉज को के अंदर चेंजेस लाना वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप बात करोगे। फिर लीजिए हम ऑलमोस्ट अपने कंक्लूजन एंडिंग की तरफ आ ही चुके हैं। रेफर बैक टू द प्रॉम्प्ट, जहाँ से आपने शुरू करा था अगेन आप उसको लेके आ सकते हो, उसी पॉइंट से आप एंड कर सकते हो। ऑफर कॉल टू एक्शन और इंसाइटफुल क्लोजिंग अगेन, कि सिटीजन्स को अवेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस सब के बारे में। गवर्नमेंट तो अपने स्टेप्स ले रही है, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो अगर आपका ऐसे का जो टॉपिक है इस बात से रेलिवेंस रखता है तो। एंड विद द थॉट प्रोवोकिंग कोट, हमने क्या किया, हमने एक कोट से ही शुरू करा और लास्ट में आते आते हमने एक दूसरे ही कोट से उसको एंड कर दिया। तो अगेन इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा फ्लो में शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, मुझे पता ही नहीं पड़ा। सो दिस इज हाउ अ गुड एसे और एन आइडियल एसे शुड लुक लाइक, ठीक है। अब इसके बारे में
आप बोलोगे कि आपने तो बस ऊपर ऊपर से बता दिया, हमें बोल रहे हो कि आप है ना डेप्थ में लिखो, अच्छे से पता होना चाहिए, बट आपने तो हमें ऊपर ऊपर से बता दिया। इस चीज़ को जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कैसे जाने, तो उसके लिए हमने एक सैम्पल भी आपके लिए प्रिपेयर किया है और वो हम देखने वाले हैं। तो इट विल बी अ काइंड ऑफ गाइड फॉर यू कि ये जो पॉइंट्स है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके टॉपिक आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आपका कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपका क्या रहना चाहिए, इन पॉइंट्स को लेके आप कैसे उस टॉपिक को लिख सकते हो, अपने ऐसे को लिख सकते हो, आप देखने वाले हैं। तो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट चीज़ क्या बोली थी कि हम हमेशा ट्राई करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टार्ट अ ऐसे विद अ कोट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हमको टॉपिक दे दिया, अब हमको लिखना है इसके ऊपर ऐसे। मैंने क्या कोट से शुरू करा है, वी आर अननेसेसरीली वेस्टिंग आवर प्रेशियस रिसोर्सेज इन वॉर्स। If we must wage war, we have to do it on unemployment, disease, poverty and backwardness. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोट दिया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब आप ऐसे इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोट से शुरू करते हैं तो एग्जामिनर का भी एक अलग एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है आपके ऐसे को इवैल्यूएट करते वक्त, ठीक है। एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात कही थी कि हम एक टोन सेट करेंगे जो हम आगे मेंशन करने वाले हैं उन पॉइंट्स को लेके, लेकिन उससे पहले अगर हम हमारे टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, अगर हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं तो हम जरूर देंगे। तो इसमें हमने दिया है अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ एंड सीकिंग वर्क आर अनएबल टू सिक्योर जॉब्स। अब इंडिया को क्योंकि टॉपिक में लिख रखा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इंडिया को लेके आपने पॉइंट आगे मेंशन किया, इन इंडिया दिस चैलेंज हैज डीप रूटेड कॉजेस, सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड डिमांड्स थॉटफुल पॉलिसी सॉल्यूशंस। With millions struggling to find decent employment even after graduation, addressing this issue remains crucial for sustainable growth and social stability. अब जब आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं हमने पूरे ऐसे के अंदर इन्हीं टॉपिक्स या इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड बात करी है। आगे देखते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा। अब हमारा ये क्या शुरू हो गया है, यहाँ से बॉडी पैराग्राफ शुरू हो गए, ठीक है। कॉजेस की हमने बात करी थी, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम कॉज एंड इफेक्ट्स, फर्स्ट हम आपका जो पैसेज रहेगा पैरा रहेगा वो कॉज का, सेकंड अगर हम उसमें हम इफेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं तो वो करेंगे और काउंटर आर्गुमेंट्स भी देंगे अगर हम दे सकते हैं दो टॉपिक के रिगार्डिंग। तो कॉजेस में आप क्या लिखोगे एज अ कोर्स। हम अब देखो मैंने ना कुछ जो मेरे मेजर कॉजेज हैं, ठीक है, अगर वो पूरा भी ना पढ़े तो एटलीस्ट उसकी जो नजर है वो इस पर तो जायज़ है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ड में लिखा है। कॉजेस क्या है, डेमोग्राफिक प्रेशर, जो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जॉब चाहिए हमको 1000, पॉपुलेशन हमारी करोड़ों में, तो जो चाहते हैं इस जॉब को कि उनको मिल जाए वो कितने लोग हैं, 1000 जॉब के ऊपर आपके पास कितने एप्लीकेंट्स आ रहे, 10 लाख। तो क्या रेशियो हुआ ये, समझ में आ रहा है आपको। तो यही आप कॉजेस यहाँ पे आपने मेंशन किया है, ठीक है। 10 मिलियन यंग इंडियंस एंटर द वर्कफोर्स, ठीक है। तो जब 10 मिलियन लोग एक देश के वर्कफोर्स के अंदर एंटर करेंगे और उनको क्या उतनी हमारा जो इंडिया है उतनी जॉब्स जनरेट कर पा रहा है, ऑफ कोर्स नॉट। 10 मिलियन यानी कि आपका कहीं कहीं 1 करोड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। अलाइनमेंट विद स्किल्स, अब जॉब है भी, देयर आर कंपनीज हु आर डिमांडिंग फॉर पीपल बट देन दे नीड गुड हाईली स्किल्ड लोग उनको चाहिए, और वो हमारा क्या देश केटर कर पा रहा है उन कंपनीज की नीड को नहीं कर पा रहा है। तो ये एक और कॉज हो गया। तो ऐसे करके जो आपकी मेजर कॉज थे वो मैंने क्या कर दी, डार्क बोल्ड के अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स, अब मैंने कॉजेज बता दी कि हाँ दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बढ़ती जाती है। उसके बाद अब हम क्यों बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, या फिर व्हाई इज इट रेलेवेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, उसकी हम बात करेंगे। तो दिस हैज टू बी आवर सेकेंड पैरा, सेकेंड बॉडी पैरा या अपना शुरू हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ से, डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ। अब अगर इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, ठीक है, आपके पास जॉब है तो आपके पास क्या होगा, पैसा होगा। आपके पास पैसा होगा तो आपकी जो नीड्स होंगी, जो आपकी वांट्स होंगे उसको आप फुलफिल कर पाओगे। जब आप अपने नीड्स वांट्स को
फुलफिल कर पाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी एक अच्छे लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। और यही जब आपके पास जॉब्स ना हो, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको डिपेंड होना पड़े, ठीक है, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, डिक्लाइन होगी। इसके बाद सोशल अनरेस्ट, लोग बहुत ज़्यादा, युवा के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक और इफेक्ट इसका इनकम इनइक्वालिटी वाइडेंस, यानी कि द रिच इज बिकमिंग रिचर और द पुअर इज बिकमिंग पुअरर। ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। हम बहुत ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी की भी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, फर्स्ट के अंदर हमने बात कर दी थी कॉजेस की, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ हुआ, हमने कॉजेस की बात करी, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हमने इफेक्ट्स की बात करी, थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने गवर्नमेंट ने क्या अपने इनिशिएटिव्स लिए, जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ये वाली जो योजना है इसके बारे में हमने बात करी, स्किल इंडिया के बारे में बात करी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स से रिलेटेड है उसको हमने इंक्लूड कर दिया और अगेन बोल्ड में हाईलाइट करके मेंशन कर दिया, ताकि से एग्जामिनर की सीधी नज़र जो हम चाहते हैं दिखाना उस पर जाए, ठीक है। पर यहाँ पे हमने डेटा भी दिया कि 13.8% और अर्बन एरियाज के अंदर कितने परसेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हुई है उसका रेट कितना है, इतना है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ गए हमारे लास्ट बॉडी पैराग्राफ पे, जो कि हमारा वे है क्या सॉल्यूशंस की, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं एजुकेशनल करिकुला, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारा जो फोकस हो सिर्फ ये हो 10th हो जाए, 12th हो जाए, हमारी ग्रेजुएशन हो जाए। हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, हमारा करिकुलम ऐसा बना हुआ होना चाहिए एजुकेशन का कि जहाँ पे हमको 10th 12th का सिर्फ वो एक उपाधि ना दी जाए कि मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर मैंने स्कूलिंग पास कर ली है, बट हमारा करिकुलम ही ऐसा हो कि वो मुझे स्किल्ड बनाए, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन पे हमको फोकस करना चाहिए। Encouraging entrepreneurship can absorb those who cycle through formal jobs। अब ये देखिए इंडिया का युवा आज क्या चाहता है, अगर सब के सब गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागेंगे तो क्या ये पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए भी इतनी जॉब्स डिलीवर करना, इम्पॉसिबल है, राइट। बट अगर जो हमारा एक यूथ है उसको स्कोप दिखेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाए स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, खुद की इंटरेस्ट के ऊपर उसको एज अ खुद के इंटरेस्ट को कैसे आप एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अगर उसको गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस दे तो अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो जॉब के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। देन सी हमने यहाँ पे मल्टीपल वेज की बात करी, स्कूल एजुकेशन में हम क्या काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, कोई स्टार्टअप से रिलेटेड कोई स्कीम वगैरह हो उसको भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर्स है, उसको भी आप बता सकते हो। वुमेन्स पार्टिसिपेशन, अगर हमारी जो वुमेन है वो हमारी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है तो क्यों ना वो हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा है, वहाँ पे भी आप डेटा देके और अपने पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सोल्यूशन हो गए। अब हम ऑलमोस्ट आ गए कंक्लूजन की तरफ, हम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू इंडिया न्यू मंथली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सब अपना कंक्लूजन हो गया है। अब हाँ, कंक्लूजन के बाद किस तरीके से आप एंड कर दोगे, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे एंड कर दिया तो ठीक है, बट इसको अगेन हम ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। अ नेशंस प्रोग्रेस इज नॉट जस्ट मेजर्ड बाय जीडीपी, आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपकी इकोनॉमी कितना ज़्यादा कर रही है, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त कर लें, क्या वो इनफ है, क्या फिर बट बाय द अपॉर्चुनिटीज इट क्रिएट्स फॉर इट्स यूथ, ठीक है। क्या आपको यूथ की को कितनी ज़्यादा आपकी यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पा रहे हैं, या फिर उनके ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स का ही प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये सारी ऐसा कोई रिलेटेड कोर्स आप एंड कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इंट्रोडक्शन, अब आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमने मोटा मोटा जो भी बात करा है हमारे पूरे ऐसे के अंदर, वो इसका कहीं ना कहीं समरी है। तो स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन ने गोल सेट कर दिया, फिर हमने कॉजेज मेंशन करा, इफेक्ट्स लिखा, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, उसके बाद भी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो मेंशन कर दिए, और आगे की क्या सोल्यूशन है, ठीक है। और हम डायरेक्टली क्या चीज़ें जिसको टारगेट करें उससे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कम होता जाएगा, वो भी हमने मेंशन कर दिया और फिर एक कंक्लूड कर दिया अच्छी तरीके से। तो आई होप
आई गेस एक कंक्लूजन, हाँ ये कंक्लूजन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो उसके लिए आपको अपडेटेड जो PDF मिलेगी उसमें चेंज मिल जाएगा। बट आई गेस आपको मोटी जो एक आइडिया होना चाहिए कैसे अच्छा इसे लिखा जाता है वो आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कोर्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कोर्स आपके लिए और रखे। ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं ये कोर्स लिख सकता हूँ, अगर सोसाइटी से रिलेटेड आ जाए तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाए तो मैं ये कोट मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि फ्री स्पीच, अब डेमोक्रेसी, कोई भी ऐसा टॉपिक, पॉलिटिकल कोई टॉपिक है उसके ऊपर आप क्या लिख सकते हो, आई विल नॉट अग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड द डेथ योर राइट टू से। ठीक है, करप्शन के ऊपर रियली ऑल men can withstand adversity but if you want to test a man's character give him bar। एनवायरमेंट के ऊपर earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed, ये कोड महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऐसे आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और रिमेंबर टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम। अगर ऐसा हो जाता है कि हम लिखने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं और वी हैव सो मेनी थिंग्स टू राइट कि हम देखते ही नहीं है टाइम की तरफ और हमारा टाइम ख़त्म होने वाला होता है और हम सिर्फ अपने अभी तक बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है जब आप फिर कंक्लूजन इतने ज़्यादा हरी के अंदर लिखते हो कि वो उतना फिर इम्पैक्टफुल नहीं रह पाता है। आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, आपका जो मेन कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, पर जो आपकी एंडिंग थी वो अब्रप्ट हो गई, तो अगेन इट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। तो आपका जो ऐसे होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग एकदम धमाकेदार कर दी और कंटेंट में यू डिड नॉट राइट एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, तो एकदम बैलेंस होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दिया गया है स्टार्टिंग में, बीच में, मेन बॉडी कंटेंट में और एंडिंग में भी। ठीक है, तो आपको टाइम प्रैक्टिस एट होम, जब तक आप घर में कुछ तो एक ऐसे लिखने के लिए अगर आप 1-1.5 घंटा देंगे और वही ऐसे आपको एग्जाम में जाके आपको 15 मिनट में लिखना होगा तो ऑफकोर्स जो आपकी क्वालिटी होगी वो डिग्रेड होगी। तो इसलिए घर में भी जब आप कुछ समय बाद क्या करने लग जाए, एक टाइम प्रैक्टिस करें कि मुझे 10 मिनट के अंदर, इनफैक्ट अगर आपको एग्जाम में 15 मिनट मिल रहे तो आप घर में खुद को 12 मिनट से ही शुरू करें प्रैक्टिस करना, ताकि जो प्रेशर बिल्डिंग वाला जो सिनेरियो है वो आपका ऑलरेडी आप खुद ही बना के रखें। ट्रांजिशन वर्ड्स एंड देयर यूज। ठीक है, अगेन हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, जो मोर ओवर, ये बेसिक वर्ड्स है ना, ये आपको लिखना ज़रूर, इनका मतलब पता होना चाहिए और इनको किस तरीके से अपनी राइटिंग में इंक्लूड करना है कि भी आना चाहिए। हाईलाइट डेटा, मेजर पॉइंट्स टू ड्रॉ अटेंशन, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। लर्न फ्रॉम फीडबैक, कि अब आपने जब ऐसे लिखा तो या तो आप हमें भेजें। RFU कोर्स के अंदर हम यही कर रहे हैं बच्चों से, वो जितने भी हमारे आंसर्स वगैरह वो लिख रहे हैं, उसके बाद दे आर गिविंग टू अस एंड देन वी आर रिव्यूइंग देम। तो या कोई और हो आपके बड़े जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उनसे आप ज़रूर फीडबैक लें जो भी आप ऐसे टाइम प्रैक्टिस के अंदर कर रहे हैं घर में। अब ये सब होने के बाद कुछ 3 टॉपिक्स है जो हम आपको देना चाहते हैं टू राइट डाउन, and we in a way will give you feedback. So what you have to do, you have to write essays on these 3 topics. ठीक है, ये 3 अलग अलग एरिनास की टॉपिक है और आप इसके ऊपर ऐसे लिखें एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू सेंड अस ऑन, वील मेंशन द लिंक, उधर आप हमें सेंड करें और सेंड करने के बाद वी विल रिव्यू इट बैक टू यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन जो था कि कैसे आपको ऐसे राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए उसको आपको ये समझ में आया होगा पूरा जो कंसेप्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि ऐसे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। अगर आप खुद को ये बोल रहे हैं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अच्छा ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर थॉट प्रोसेस, आपकी क्या ओपिनियंस है। आप कोई भी एग्ज़ाम के बारे में जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास इनफ नॉलेज है, बट देन डू यू हैव दैट बैलेंस पर्सनैलिटी इन यू, डू यू हैव दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन कि आप चीज़ों को जितना आपको पता है क्या आप उसको उतने ही अच्छी तरीके से या उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मैं एज अ टीचर अगर मेरे पास नॉलेज दुनिया भर की हो, बट देन इफ़ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, मुझे उसको बोलना ही ना है, तो नॉलेज क्या मेरे स्टूडेंट्स के लिए किसी भी काम लायक है? नहीं है, राइट। सो दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट जब आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ताकि जब आपकी पर्सनालिटी जज कर पाए, आपकी पर्सनालिटी असेस कर पाए, और हमें यहाँ पे सिर्फ उस एस्पेक्ट में बात नहीं करी, पर साथ में बाकी जो लिखने वक्त आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है, कैसे आपको अप्रोच करना है, वो सब देखा। सो
आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको उसमें सफलता मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, सून यू विल अचीव सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट।